वेलकम फ्रेंड्स, जीआर पारस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का, दो ध्रुवीयता का अंत जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? शॉक थेरेपी। सो फ्रेंड्स, शॉक का मतलब क्या होता है? किसी को बिजली का शॉक देना? नो। शॉक का मतलब होता है आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। और चोट ऐसा नहीं है कि ईंट पत्थर मार के ही, चाकू मार के ही या गोली मार के जान लेके ही उसको शॉक दिया जाता है। नहीं, चोट पहुंचाने का मतलब है वो अलग तरीके से भी होता है। अगर राजनीति की हम बात करें तो राजनीति में अलग तरीके से चोट पहुंचाई जाती है। और वो चोट होती है कैसी? आर्थिक चोट, इकोनॉमिकली प्रहार जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, यहां पर जो शॉक थेरेपी है ये 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और शॉक थेरेपी क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ यूएसएसआर रशिया की राजनीति पे, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मिखाइल गोर्बाचेव डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद शॉक थेरेपी आया। तो शॉक थेरेपी का मतलब यहां पर यह है कि पहले चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, फिर उसको उपचार करना। जैसे पहले किसी को बीमारी होती है और फिर डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे एलोपैथ में हो, चाहे आयुर्वेदा में हो, चाहे होम्योपैथ में हो। फिर उसका वो थेरेपी मतलब उपचार करना, इलाज करना। ठीक उसी प्रकार से यहां पर शॉक थेरेपी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सेकेंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आता ही आता है अमूमन। तो चलिए शुरू करते हैं कि है क्या। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है दोस्तों कि अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब एक ऐसा पूरा प्रोसेस, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पूरी प्रक्रिया जिसमें सोशलिस्ट पार्टी से शिफ्ट होकर कहां चली जाती है? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो सोशलिस्ट सिस्टम कहां था दोस्तों? नहीं पता? चलिए बता देता हूं फिर से, लेकिन वीडियो में ध्यान से पढ़िएगा। सोशलिस्ट सिस्टम था यूएसएसआर में, और वहां पर कौन सी पार्टी राज कर रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो पिछले 70 सालों से राज कर रही थी। और डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था कहां थी? यूएस कंट्री में, मतलब नाटोस कंट्री में, यूएस में, अमेरिका में। अब क्या होता है कि यूएसएसआर की जो राजनीति थी वो बिल्कुल सोशलिस्ट सिस्टम को, समाजवादी प्रक्रिया को छोड़कर लोकतांत्रिक और पूंजीवादी प्रक्रिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत बड़ी अव्यवस्था से फैल गई यूएसएसआर में। और कैसी अव्यवस्था, तो उसका प्रभाव क्या हुआ था, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला था कि लार्जेस्ट गराज सेल ऑफ द हिस्ट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से इस व्यवस्था को जाना गया। गराज सेल का मतलब क्या कि वहां की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी यूएसएसआर की, उसको लगभग 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गया, उसको औने पौने दाम में बेच दिया गया। औने पौने दाम का मतलब ये है कि मान लीजिए जहां पर मान लीजिए फैक्ट्री की कीमत 100 करोड़ रुपए है, उसको करोड़ 2 करोड़ में मुश्किल से बेच दिया गया। और वहां पर किसका आगमन हो गया? बिचौलिए का, दलाल का, माफिया का। और 90% इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेटाइज हो गई, जो पहले स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। दूसरा था रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली। रूबल क्या है? रूबल रशिया की करेंसी है। जिस प्रकार से आपके इंडिया की करेंसी को रुपया कहते हैं, उसी प्रकार से रशिया की करेंसी को रूबल कहते हैं। और उस रूबल की वैल्यू जो है वर्ल्ड मार्केट में अपने आप बहुत ही नाटकीय ढंग से उसकी वैल्यू कम हो गई। जिस तरह से 1 रुपये की, जैसे $1 जो यूएस डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, उसकी वैल्यू आपके इंडिया के 70 प्लस 70, 72, 75, 76 जो वर्ल्ड मार्केट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके कारण उतनी वैल्यू होती है। उसी प्रकार से जो रूबल थी उसकी वैल्यू है बहुत ही नाटकीय ढंग से, बिल्कुल ही अप्रत्याशित रूप से नीचे गिर गई उसकी वैल्यू। तीसरा था इन्फ्लेशन रेट सो हाई सो पीपल लॉस्ट देयर सेविंग। मतलब जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, इतनी बढ़ गई
कि वहां के लोगों की जितनी जमा पूंजी थी वो जाती रही। अब मान लीजिए सेविंग ही नहीं है, जमा पूंजी ही नहीं होगी, तो लोग सामान सस्ता हो चाहे महंगा हो, लोग कैसे खरीद पाएंगे? क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर है वो तो खत्म हो गई और लोग भूखे रहेंगे, खाद्यान्न वस्तुएं, उपभोग करने वाली वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या करेंगे? वो भूखे मरेंगे। जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी की हम बात करें अपने भारत की या पूरे विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है कोरोना संकट, राइट? तो जिसके पास पूंजी है, पैसे है, वो तो अपना काम चला रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास हर महीने कमाते हैं और खाते हैं, 10-20 हजार था तो पिछले 1-1.5 महीने में वो खत्म हो गया। काम धंधा सब बंद है, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, दुकानें सब बंद थी, जो पूंजी थी वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब आगे क्या होगा, खासकर उन वर्गों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास जमा पूंजी नहीं है। अभी किसी से उधार भी लेंगे तो नहीं कोई देगा, क्योंकि सबको मार्केट में पैसा चाहिए, किसी को सबका काम बंद है तो पैसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अभी क्या होगा कि अभी सस्ती चीजें भी लोगों को महंगी लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। तो यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सबको, लेकिन यूएसएसआर में क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों ऐसा कुछ भी क्यों नहीं था? क्योंकि वहां की सरकारें ही बिल्कुल खत्म सी हो चुकी थी, वहां के सब कुछ सिस्टम बिगड़ चुका था, सोशलिस्ट जो प्रोसेस था उससे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम पर शिफ्ट हो गया, और बिल्कुल पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर की तरफ जाना अचानक से इतना आसान काम नहीं था, बिल्कुल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। सो इसके लिए ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अगला है रशियन जीडीपी वेंट डाउन। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब हर देश की अपनी जीडीपी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है उसी के हिसाब से हमारे देश का जो है पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्डर आता है, लिस्ट बनती है कि हमारे हर देश की जीडीपी कितनी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, वो सब बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरी, क्योंकि रूबल करेंसी ही धड़ाम से नीचे गिर गई थी, तो जीडीपी भी नीचे गई। सब्सिडीज विड्रॉन, जो गवर्नमेंट के द्वारा, यूएसएसआर गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही थी, बिल्कुल कम कीमत पर सबको फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन दिया जा रहा था, वो सब चीज जो है विड्रॉ कर लिया गया, सब्सिडी दे दी गई। सब्सिडी वो चीज शब्द है जिसके द्वारा क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज 1 रुपए का है और सरकार उसको 40 पैसे में देती है, मतलब है तो उसकी मार्केट प्राइस 1 रुपए ही है, लेकिन कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, लोगों को 40 पैसे 40 पैसे पे करना पड़ता है, रेस्ट 60 पैसे पेड बाय द गवर्नमेंट। तो सब्सिडी जो है विड्रॉ कर देती है और सरकार, और वही सरकार जब सब्सिडी हटा देती है, रेट बढ़ जाता है एक्चुअल रेट पे, तो लोगों को सब्सिडी लेने की आदत हो चुकी होती है, तो लोग क्या कहते हैं, सरकार ने रेट बढ़ा दी। नहीं, अभी तक आपको सब्सिडी मिल रहा था, ये विदाउट सब्सिडी है, जिसके कारण आपको रेट महंगा लग रहा है, तो वहां पर सब्सिडी भी खत्म हो गई। उसके बाद है एक वर्ग आया माफिया। माफिया इमर्ज एंड कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो माफिया वर्ग था वहां पर, माफिया मतलब डॉन नहीं, माफिया मतलब कि वहां पर माफिया जो आए, जो दलाल जिसे हम कह सकते हैं, बिचौलिया जिसे कह सकते हैं, जो कीमत लगाते थे 100 रुपए की चीज को 2 रुपए कीमत लगाना और उसी में बार्गेनिंग करके अपना उल्लू सीधा करना, तो उसे हम कह सकते हैं कि माफिया इमर्ज एंड कंट्रोल। वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने भी आर्थिक व्यवस्था जो थी, उसको प्रक्रिया, उसको कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण में कर लिया। और डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेज, और अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती गई, वो कम होने के बजाय वो धीरे धीरे बढ़ती, क्योंकि जीडीपी डाउन चली गई, जो वहां करेंसी सी वो खत्म सी हो गई, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, लोगों की सेविंग्स चली गई, तो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। और रशियन बैंक्स थे, जितने भी बैंक्स थे वहां का, जैसे आपके भारत में भी है, बहुत एचडीएफसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, तमाम बैंक है, उसी प्रकार से हर देश में बैंक होती है, बैंकिंग सेक्टर होता है। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी वित्तीय संस्थाएं थी, बैंकिंग सेक्टर था, सब बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित करना, किसी के पास पैसा ही नहीं बचा कि लोगों को मदद कर सके और सरकार की मदद करे या सरकार बैंकों की मदद करे। जब बैंक के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो लोगों को हेल्प कहां से मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 7-8 प्रभाव पड़े शॉक थेरेपी के। तो कहने का मतलब ये है
कि पहले आघात पहुंचाना फिर उसका उपचार करना। तो शॉक थेरेपी क्या होता है, सोशलिस्ट सिस्टम से वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जाना, उसके इफेक्ट सारे मैंने आपको बता दिए। फिर मैं एक बात याद दिला दो, रिमेंबर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये आपके सारे के सारे क्या है, पॉइंट्स हैं, इसको डिटेल में जाके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर्स जो है एंड ऑफ बायोलॉजी यही खत्म होती है, और अगली वीडियोस में हम थर्ड चैप्टर जो यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसको ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से आप बेनिफिट ले रहे हैं उस तरह से आपके दोस्त भी लें और अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।